Hello friends, my name is Ashwini Kumar and I welcome you all to my YouTube channel Learn with Ashwini। तो फ्रेंड्स हम लोग वोकेबुलर की एक सीरीज़ कर रहे थे, तो उसमें मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा लेक्चर है जो कि मैं ले रहा हूँ वोकेबुलरी का। तो फ्रेंड्स पहले तो ये थोड़ा इस बात पे बात करता हूँ मैं, जो कि मैंने इससे पहले लेक्चर्स हैं उनमें नहीं किए, कि वोकेबुलरी इतना इम्पोर्टेंट क्यों। तो जो भी दोस्त हैं मेरे, हम लोग मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, एसएससी के एग्ज़ाम जो भी हो गए, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, ठीक है, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, या फिर कोई एग्ज़ाम बैंकिंग का हो गया, या फिर कई एग्ज़ाम और होते हैं जैसे कि एफ कैट हो गया, एफ कैट हो गया, ठीक है, एफ कैट, सीडीएस हो गया, ठीक है, और भी कई एग्ज़ाम हो गए जैसे यूपीएससी का एक सीएपीएफ होता है। तो ये कई एग्ज़ाम हो गए जिनमें इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आता है तो आप आराम से इन सारे एग्ज़ाम्स में आप एक्सेल कर सकते हैं, आई कैन गारंटी इट। क्योंकि अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आता है इसका मतलब है आपकी जो कंप्रहेंसन है उस पर कमांड है। और इन सारे पेपर्स जो भी हैं उनमें आपकी कंप्रहेंसन ही चेक की जाती है, चाहे वो वोकैब के थ्रू की जाए, ठीक है, पेपर में वोकैब के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, या फिर कंप्रहेंसन जो आता है इसको पैसेज बोलते हैं, ठीक है, कंप्रहेंशन जो पैसेज है वो आता है, या फिर क्लोज टेस्ट होता है वो आता है, या फिर सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, मिस स्पेल्ट वर्ड्स, एरर्स, ठीक है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं सब वोकैब से ही कनेक्ट हैं। तो अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकेंगे, और कोई भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें इंग्लिश आती है उसमें आप इजीली काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ एक एक्सरसाइज तैयार किया आप लोग के लिए, तो आप लोग इस एक्सरसाइज को, इस लेक्चर को शुरू होने से पहले एक बार पॉज करके अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और देखिए आपको इनमें से कितना आता है। और ये जो लेक्चर है मैंने बनाया बेसिकली जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल पर हैं, जो एकदम बेसिक लेवल पर हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छे से उनको इंग्लिश आने लगेगी, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा जे। और उसके अलावा जिनको इंग्लिश आती है, मतलब ठीक ठाक अच्छी लेवल की भी आती है, तो उनको भी ज़रूर कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो सब टारगेट ऑडियंस है वो एकदम बेसिक से लेके काफ़ी अच्छी इंग्लिश आने वाली है जिसको भी, वो सब इसको देख सकते हैं और दे कैन फील द डिफरेंस। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आप एक्सरसाइज को इसको अटैम्प्ट करके देखिए, आप देखिए इसमें से आप कितना सही कर पा रहे हैं, फिर मैं आगे जो लेक्चर लेता हूँ तो उसके बाद आप इसको इजीली, जो नहीं कर पाएंगे वो इसको इजीली बाद में अच्छे से मतलब सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकेंगे सही। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो ये जो है हमारा वर्ड आउटफिट। तो फ्रेंड्स आउटफिट के जो एक वर्ड है इसके 2 मतलब होते हैं, ठीक है, ये 2 मीनिंग जो मैंने ले रखे हैं, आउटफिट के 2 मीनिंग होते हैं। एक होता है आउटफिट, आप लोगों ने सुन रखा होगा परिधान, इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, वस्त्र, मतलब एक स्पेशल ओकेशन पे जब कोई पहना जाता है कोई ड्रेस, ठीक है, उसको बोलते हैं परिधान, ठीक। तो ये अ क्लोथिंग ऑफन फॉर अ स्पेशल ओकेशन, तो ये मैंने एग्जांपल लिया है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला इसका आउटफिट का मतलब होता है कोई भी स्पेशल ओकेशन पे आप कोई भी ड्रेस पहनते हैं तो उसको आउटफिट बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल जो लिया है उसको देखते हैं, द रेस्टोरेंट प्रोवाइड्स इट्स वेट स्टाफ विद थीम्ड आउटफिट्स। तो द रेस्टोरेंट प्रोवाइड्स इट्स वेट स्टाफ, यहाँ पर वेट स्टाफ का क्या मतलब होता है? वेट स्टाफ का मतलब होता है, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में वेटर होते हैं, वेटरेस होते हैं, तो वही वेट स्टाफ होता है। मतलब वेट स्टाफ के अंदर ही वो आते हैं जो वेटर वगैरह हम लोग को सर्व करते हैं जो खाना वगैरह, तो वेट स्टाफ ही होता है, ठीक है। तो ये है रेस्टोरेंट प्रोवाइड इट्स वेट स्टाफ विथ थीम्ड आउटफिट्स। थीम्ड आउटफिट्स का क्या मतलब होता है कि मतलब कोई पर्टिकुलर थीम पे, जैसे आपने देखा होगा कई रेस्टोरेंट वगैरह में आप जाएंगे या होटल में जाएंगे तो वहाँ पर क्या रहता है, जो स्टाफ रहता है उनकी लगभग एक ही जैसी ड्रेस रहती है, ठीक है। तो वो एक थीम्ड आउटफिट कह सकते हैं उसको, मतलब एक पर्टिकुलर थीम पे, एक पर्टिकुलर ओकेशन, पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए जो ड्रेस है, ठीक है, वो पहनते हैं वो। तो वो आउटफिट, यहाँ से आप समझ गए होंगे कि आउटफिट का मतलब क्या होता है, मतलब स्पेशल ओकेशन के लिए कोई ड्रेस पहनी जाती है उसको बोलते हैं आउटफिट। अब दूसरा मतलब देखते हैं इसका, आउटफिट का दूसरा मतलब क्या होता है।
अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। ठीक है, आउटफिट का मतलब होता है आप ऑर्गेनाइजेशन जैसे होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बड़े भी हो सकते हैं काफ़ी, लेकिन आउटफिट भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही होते हैं एक तरीके से। कुछ लोगों का एक समूह होता है, वो हालांकि थोड़ा छोटा हो सकता है, बड़े भी होते हैं, लेकिन जो आउटफिट का जो मेनली मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, मतलब कई सारे लोग जब एक साथ काम करते हैं किसी ग्रुप में तो वो एक आउटफिट का निर्माण करते हैं। ठीक है, दे ऑल टुगेदर मेक अ आउटफिट, मेक एन आउटफिट। ठीक है, ये एग्जाम्पल एक मैंने लिया है, न्यूज़पेपर से ही उठाया है। RBM अ सोशल आउटफिट ऑफ मायावतीज फॉर्मर कॉन्फिडेंट नसीमुद्दीन सिद्दीकी। मायावती हैं जो BSP की लीडर। ठीक है, उनका एक फॉर्मर कॉन्फिडेंट, फॉर्मर मतलब पूर्व, अब नहीं है। कॉन्फिडेंट मतलब हो गया विश्वास पात्र। कॉन्फिडेंस तो आप जानते होंगे, कॉन्फिडेंट भी जानते होंगे। यहाँ पर कॉन्फिडेंट जो है, यहाँ पर इसमें केवल इस कॉन्फिडेंट में और जो आप समझते हैं कॉन्फिडेंट, उसमें केवल ए और ई का फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पर ई बना देते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब हो जाता है आप विश्वास मतलब से भरे हुए हैं। कॉन्फिडेंस जो होता है विश्वास, जिसको बोलते हैं आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। और ए यहाँ पर लगेगा, इसका मतलब होता है विश्वास पात्र। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट इसका मतलब होता है विश्वास पात्र। तो RBM एक जो सोशल आउटफिट मतलब सामाजिक एक ऑर्गेनाइजेशन है मायावती के जो फॉर्मर विश्वास पात्र, फॉर्मर मतलब भूतपूर्व। ठीक है, भूतपूर्व को आप एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक एक्स हो गया, एक और एक वर्ड आप उन्हें शायद सुनाओ, ERSTYL, WHILE। ठीक है, अष्टवाइल। तो अष्टवाइल भी यूज होता है मतलब उनके लिए जो एक्स हों, पूर्व हों। तो RBM अ सोशल आउटफिट ऑफ मायावतीज फॉर्मर कॉन्फिडेंट नसीमुद्दीन सिद्दीकी। तो एक RBM है जो मतलब जो ग्रुप हो गया, एक आउटफिट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, तो एक आउटफिट का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मायावती के जो फॉर्मर जो पूर्व विश्वास पात्र नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, एक आउटफिट है ये RBM। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, स्नॉली गोस्टर। तो फ्रेंड्स, स्नॉली गोस्टर बेसिकली होता है अ श्रीव्ड अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियन। बेसिकली ये ज़्यादातर पॉलिटिशियन के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये किसी पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं पॉलिटिशियन, लेकिन मैक्सिमम जिस सेंस में यूज होता है वो है पॉलिटिशियन। ठीक है, तो स्नॉली गोस्टर का मतलब होता है एक ऐसा, मतलब अब यहाँ पर श्रूड है, इसका क्या मतलब है? तो श्रूड का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो कि थोड़ा चालाक, ठीक है, बुद्धिमान भी हो, चालाक भी हो, मतलब अपना फ़ायदा जानता हो अच्छे से, कैसे, जो कि कई बिजनेसमैन हैं वो करते हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप का जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, इनके लिए एकदम ये फिट बैठता है। एक्चुअली इनके लिए ही कुछ मुझे लगता है 1 आध साल पहले मैंने इसको न्यूज़पेपर में देखा था। तो ये स्नॉली गोस्टर, जब ये ट्रंप हाँ इलेक्ट हुए थे तब की बात है ये, अभी 1-2 साल नहीं, काफ़ी पहले की बात है, तब का ये वर्ड है, तब पेपर में आया था स्नॉली गोस्टर। ठीक है, तब मैं भी प्रिपरेशन ही कर रहा था, तब मैंने नोट किया था, तो मेरे पास ये नोट रखा हुआ था, तो मैंने उसी से लिया है ये स्नॉली गोस्टर। तो स्नॉली गोस्टर ये यूज़ होता है बेसिकली ऐसे पॉलिटिशियन के लिए, अ श्रीव्ड अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियन। ठीक है, तो मतलब श्रीव्ड का मतलब होता है चालाक और बुद्धिमान, जिसको मतलब अपना फ़ायदा अच्छे से पता हो, मतलब अपना फ़ायदा इसको पता हो कि क्या चीज़ से मेरा फ़ायदा हो सकता है। वो चालाक भी हो और उसमें वो बुद्धिमान भी हो, केवल चालाक ही ना हो। कनिंग भी इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, एक वर्ड कनिंग भी यही होता है एक तरीके से। ठीक है, तो स्नॉली गोस्टर होता है अ श्रीव्ड अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियन। तो श्रूड तो मतलब कई लोग हो सकते हैं, जो अच्छी भी चीज़ है, एक तरह से नेगेटिव चीज़ नहीं है श्रूड। तो मतलब कोई भी आजकल देख सकते हैं, कोई भी समझदार इंसान जो अपना भी भला जानता हो, ठीक है, और चालाक भी हो, तो कई लोग श्रूड मिल सकते हैं। पॉलिटिशियन हो गए, लीडर्स हो गए, इसके अलावा कई पर्सन्स हैं आम जिंदगी में आप लोग देख सकते हैं, पर्सनल लाइफ में वो श्रूड हो सकते हैं। ठीक है, तो अनप्रिंसिपल उसके साथ ऐड हो जाए, ठीक है, तो वो हो जाता है एक तरीके से स्नॉली गोस्टर। ये अंतर है श्रूड और स्नॉली गोस्टर में। मतलब कोई श्रूड व्यक्ति और अनप्रिंसिपल्ड भी हो जाए, मतलब अनप्रिंसिपल्ड मतलब इसको कोई प्रिंसिपल नहीं हो, इसका कोई सिद्धांत नहीं हो। अ पर्सन विदाउट एथिक्स, विदाउट प्रिंसिपल्स इज नोन एज अनप्रिंसिपल्ड। ठीक है, तो उसके लिए बोलते हैं स्नॉली गोस्टर। तो ये ट्रंप जी के लिए एकदम ठीक बैठता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं USA प्रेसिडेंट, वो स्नॉली गोस्टर कह सकते हैं उनके लिए। ठीक है, सबलाइम। अब आते हैं अगले वर्ड पर, सबलाइम। सबलाइम यूज़ हम तब करते हैं जब मतलब काफ़ी उत्कृष्ट, शानदार, ठीक है, शानदार उत्कृष्ट कोई चीज़ हो या कुछ भी हो, परफॉर्मेंस हो, कुछ भी हो, उसके लिए यूज़ करते हैं सबलाइम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये सबलाइम परफॉर्मेंस बाय नोवाक जोकोविच इन US ओपन। नोवाक जोकोविच, ये उन्हीं की इमेज है, ये एक टेनिस प्लेयर हैं
तो यूएस ओपन में इनकी सबलाइम परफॉर्मेंस ऐसे है, जिसका क्या मतलब हो, सबलाइम मतलब बहुत ही अच्छी, बेहद मतलब शानदार, अमेजिंग, फेबुलस, ठीक है, स्टुपेंडस, ये भी वर्ड सारे इंपॉर्टेंट हैं। अमेजिंग आपको पता होगा, और जो इनमें से तीनों में से आपको नहीं पता है तो उसको नोट कर लीजिएगा। तो जैसे फंटास्टिक हो गया, ठीक है, स्टेलर भी यूज़ कर सकते हैं, STELLAR, स्टेलर, और भी कई सारे हो सकते हैं, ठीक है, एस्टोनिशिंग, कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो इसके लिए याद रखिए सबलाइन का मतलब होता है बहुत ही शानदार, स्टेलर उत्कृष्ट टाइप का प्रदर्शन तो यहाँ पर है, लेकिन उत्कृष्ट कोई भी चीज़ हो, ठीक है, ये एडजेक्टिव है बेसिकली, ठीक है, कि कोई भी चीज़ काफ़ी अच्छी हो, ठीक है, कोई पेंटिंग हो, सबलाइम पेंटिंग, ठीक है, जैसे कि कुछ भी चीज़ हो सकती है, सबलाइम परफॉर्मेंस है, कोई भी चीज़ बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी की हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं सबलाइम। इंडिग्नेंट जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। इंडिग्नेंट मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो, ठीक है। इन्फ्यूरिएटेड भी एंग्री के लिए यूज़ करते हैं। इन्फ्यूरिएट एक वर्ड है, वो वर्ब है बेसिकली, इसका मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है, टू गेट एंग्री, ठीक है। इन्फ्यूरिएट तो उसी से बना है, ईडी आगे लग गया तो ये बन गया एडजेक्टिव, इसका मतलब हो गया इन्फ्यूरिएटेड, मतलब काफ़ी गुस्से वाला, ठीक है, काफ़ी गुस्सा हो जो। फ्यूरियस भी यही होता है, ठीक है, काफ़ी गुस्सा। इंसेंस्ड, तो इंसेंस्ड जो है, ये भी आप वर्ड याद रखिए, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हर जो वर्ड लिखा है, जो आपको नहीं पता है, हर वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, केवल यही नहीं कि जो ऊपर लिखा है। उसके अलावा जो मैंने सिनोनिम्स में लिख रखे हैं, वो सारे वर्ड्स जो आपको नहीं पता हैं, वो सारे आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए, उनको ढंग से याद कर लेना चाहिए बाय हार्ट। तो इंसेंस मतलब होता है INCENSE। इंसेंस मतलब होता है नाराज़ होना, गुस्सा होना भी। और एक इंसेंस आपने सुना होगा, जो अगरबत्ती आती हैं, तो कभी आपने गौर किया हो तो लिखा होता है उस पर इंसेंस स्टिक्स, ठीक है। तो इंसेंस स्टिक्स का मतलब होता है, मतलब इंसेंस मतलब होता है थोड़ा जो एरोमेटिक चीज़ें हों, मतलब इनसे थोड़ा महक आए अच्छी खासी, ठीक है। तो वहाँ भी इंसेंस का यूज़ किया जाता है। तो इंसेंस का दो मतलब होते हैं बेसिकली, एक होता है कहीं एरोमेटिक चीज़, यहाँ पर एरोमा हो, ठीक है, ऑर्डर हो, ODOR, ये भी महक किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ODOR, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा ओडोनिल वगैरह जो आती हैं, ठीक है, बाथरूम वगैरह में यूज़ की जाती हैं। तो क्या होता है, वो बेसिकली ओडोनिल का जो ओडो है ना, यहीं से लिया गया, ओडो मतलब ऑर्डर से, ठीक है, यानी महक जिनसे आती है, ठीक है। तो इंसेंस्ड मतलब गुस्सा भी होता है। इंसेंस के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है नाराज होना, करना, एक होता है इंसेंस मतलब महक से रिलेटेड, ठीक है। तो आपके बेसिकली इंडिग्नेंट जो है, इंडिग्नेंट मतलब होता है गुस्से वाला, जो भी व्यक्ति है, कोई पर्सन जो गुस्से में हो, उसको इंडिग्नेंट उसके लिए यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एडजेक्टिव है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। एडजेक्टिव मतलब किसी भी नाउन के आगे जो भी चीज़ लग जाए उसकी विशेषता बताए, वो एडजेक्टिव होता है। तो इंडिग्नेंट पर्सन लगा दो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इंडिग्नेंट पर्सन तो यानी गुस्से वाला आदमी। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिया, आप देख सकते हैं इसको। द इंचार्ज इज़ इंडिग्नेंट एट हाउ स्लोली द इन्वेस्टिगेशन इज़ प्रोसीडिंग। तो इंचार्ज है वो काफ़ी गुस्से में है कि कितनी स्लोली जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही, प्रोसीड हो रही है, ठीक है। तो इंडिग्नेंट आप समझ गए होंगे, मतलब काफ़ी गुस्से में। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, सेल्व। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है शेल्व का मतलब होता है, इसके भी दो मतलब होते हैं जो मैंने लिख रखे हैं। तो सेल्फ के दो मतलब होते हैं, टू पुट समथिंग ऑन अ सेल्फ तो आप समझ सकते होंगे, ये सेल्फ है जो मैंने ले रखी है डायग्राम में, मतलब एक तरह से जैसे कि बुक्स रखी हुई सेल्फ में रखी हुई, देखिए आप, अलमारी टाइप की छोटी छोटी शेल्फ होती हैं, ठीक है। तो किचन में भी, कहीं पे भी हो सकती हैं, रूम में भी हो सकती हैं, लाइब्रेरी में भी हो सकती हैं, कहीं पे भी जहाँ सामान रख सकते हैं, तो वो होती है शेल्फ़, यानी छोटी छोटी अलमारी टाइप की, ठीक है। तो उसको अगर रखते हैं शेल्फ़ में कुछ भी हम लोग, तो उस जो प्रक्रिया है, जो एक प्रोसेस है, एक्शन है, उसको बोलते हैं शेल्व, ठीक है। ये वर्ब होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को सेल्फ में रखने की प्रक्रिया होती है शेल्व, ठीक है। एक और शेल्व का यूज़ किया जाता है, वो है टू पुट ऑफ, डिफ़र, पोस्टपोन, मतलब किसी चीज़ को टालना, ठीक है। एक सेल्फ का मतलब होता है बुक्स को रखना, मतलब बुक्स ही नहीं, कोई भी चीज़ हो उसको रखना है शेल्फ में। दूसरा होता है किसी चीज़ को टालना। तो पुट ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आपको यूज़ में आ सकती है, ठीक है। पुट ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ को टालना। डिफ़र भी होता है किसी चीज़ को टालना, ठीक है। और पोस्टपोन तो आप लोगों ने सुना ही होगा, पोस्टपोन माने भी होता है किसी चीज़ को टालना। तो बेसिकली टालने के लिए आपके पास तीन वर्ड हैं, एक और मुझे याद आ रहा है टालने के लिए, शायद आप लोगों ने सुना हो, प्रोक्रेस्टिनेट,
प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है। आप प्रोक्रेस्टिनेशन आपने हो सकता है जनरली सुना हो। प्रोक्रेस्टिनेट होता है जैसे कि हम लोग डेली बेसिस पे क्या करते हैं, कोई चीज़ को टालते रहते हैं। जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं, चलो आज ये चैप्टर ख़त्म करते हैं, फिर लगता है अरे छोड़ो कल कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है अभी, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेट उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम लोग किसी चीज़ को टालते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं टालने के कितने वर्ड्स मैंने एक साथ बता दिए हैं। पुट ऑफ हो गया आपका, पुट ऑफ हो गया आपका, डिफ़र हो गया, डिफ़र माने भी टालना होता है, ठीक है। और उसके अलावा पोस्टपोन तो पता ही होगा, प्रोक्रेस्टिनेट मैंने बताया, शेल्व, तो इन सब का मीनिंग होता है टालना। एक वर्ड से आपको मैंने 3-4 वर्ड और बता दिए हैं, और हर एक वर्ड कैसे भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आपको हर एक वर्ड याद होना चाहिए। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, द बुक्स वर सेल्व्ड कैटेगरी वाइज इन द लाइब्रेरी। तो जो किताब हैं वो लाइब्रेरी में कैटेगरी वाइज उसको सेल्फ में रखी गई, इसलिए सेल्व्ड यूज़ हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है, द प्रोजेक्ट वाज सेल्व्ड ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड्स, ठीक है। तो सेल्व्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है टालने के लिए, ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड्स। पॉसिटी मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, ठीक है, कमी को बोलते हैं पॉसिटी, ठीक है। कमी के लिए आपने सुना होगा लैक, ज़्यादातर लोग को पता होगा लैक। शॉर्टेज तो पता ही है, एक होता है स्कारसिटी, SCARCITY, ठीक है, स्कारसिटी, ये भी कमी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इसके लिए हो गया वर्ड्स, ठीक है। तो द प्रोजेक्ट वाज सेल्व्ड ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड्स, जो प्रोजेक्ट है वो टाल दिया गया ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड्स, मतलब फंड्स जो है उसकी कमी के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, कमी के कारण फंड्स की जो प्रोजेक्ट है वो टाल दिया गया। जैसे कि आप और अपनी तरफ से एग्जाम्पल भी बनाने की कोशिश किया करिए। जैसे कि अभी देख रहे होंगे आप कोरोना क्राइसिस जो चल रहा है, ठीक है, उसमें क्या है, कई एग्ज़ाम्स हैं वो लगातार पोस्टपोन किए जा रहे हैं, ठीक है, लगातार उनको डिफ़र किया जा रहा है। तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको, नाउ डेज मैनी एग्ज़ाम्स आर बीइंग सेल्व्ड ड्यू टू कोरोना क्राइसिस, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेल मतलब आगे टाले जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं उनकी डेट को, चाहे उनके रिजल्ट की डेट होगी। जैसा कि कई आप देख सकते हैं रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम में पता ही नहीं चल रहा कब हो रहे हैं, SSC के एग्ज़ाम हैं, तो वो मतलब कुल मिला के कोरोना के कह सकते हैं बहाने पर है, कैसे भी उनको टाला जा रहा है आगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर्च, ठीक है। पर्च का मतलब होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इमेज देख के आपको क्लियर हो जाएगा इसमें, इमेज इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। इमेज ही अपने आप एक्सप्लेन कर देगी आपको कि इसका क्या मतलब होता है। पर्च एक बेसिकली वर्ब है, ठीक है। तो पर्च का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बस में ये लोग एकदम ऊपर बैठे हैं किनारे पे, ठीक है, यानी कि पर्च का मतलब होता है टू सिट ऑन समथिंग हाई, किसी ऊंची जगह पर बैठना, फ्रॉम वेयर इट इज़ इजी टू फाल, जहाँ से नीचे गिरना काफ़ी इजी हो। अब यहाँ ऊपर बैठे हैं, मतलब कोई भी जगह हो सकती है, ज़रूर नहीं, बस तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, कहीं पे भी हो सकता है ऐसी ऊंची जगह जहाँ पे आप बैठे हों, ठीक है, वहाँ से गिरना इजी हो। कहीं पे भी आप ऊंची छत पे बैठे हैं, बालकनी पे, ठीक है, कहीं पे भी बैठे हो सकते हैं जहाँ से गिरना इजी हो, तो इस चीज़ को बोलते हैं, इस वर्ब को बोलते हैं पर्च, ठीक है। सो यू कैन सी दैट देर आर सो मैनी पीपल पर्चिंग ऑन दी बस, ठीक है, यानी कि किसी ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं, सो दे आर पर्चिंग ऑन दी बस, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। और कोई भी डाउट है तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइए, और कोई और भी अगर आप कुछ नया चाहते हैं किसी चीज़ की वीडियो, तो वो भी ज़रूर बताइए, और इसको आप ज़रूर से शेयर करिए फ्रेंड्स में, जो लोग इनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, जो लोग सीखना चाहते हैं और चीज़ें, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और आती रहेंगी, जैसे जैसे मुझे टाइम परमिट करेगा मैं वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। शेयर करिए आप इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए, ठीक है। आई होप तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।